Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes, chemistry classes, career planet. शैली मैम, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर और चैप्टर हमने लगभग 90% खत्म कर दिया है थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। पिछली क्लास में मैंने आपको हर तरह की एंथैल्पी के बारे में बता दिया था, है ना। अब वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो, गलन की एंथैल्पी हो, वाष्पन की एंथैल्पी हो, कंबशन दहन की एंथैल्पी हो, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, हर तरह की एंथैल्पी को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कुछ पार्ट जो बाकी है वो है बॉन्ड एनर्जी, बंद एंथैल्पी, बंद ऊर्जा। उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी है। आफ्टर दैट एंट्रोपी। तो मोस्टली पूरा चैप्टर खत्म है। आखिर के छोटे मोटे टॉपिक्स जो है उसको भी आज की क्लास में फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज का टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। आप एंथैल्पी बोलो, आप बंद ऊर्जा बोलो। भाई अगर एनर्जी जो है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एनर्जी जनरली किस रूप में लेंगे? तो हम केमिस्ट्री में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में लेते हैं। हम कोई फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे, कोई मशीन तो चला नहीं रहे, कोई मोटर तो भगा नहीं रहे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे लिए एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में होती है, ऊष्मा के फॉर्म में होती है, इसलिए हम एंथैल्पी टर्म का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ये कह रहा है देखो बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बंद एंथैल्पी दो प्रकार की है, एक बंद वियोजन ऊर्जा और एक औसत बंद ऊर्जा। अब बंद वियोजन ऊर्जा मतलब, तो मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ बेन ऐसा करो, मेरे पास मीथेन का अणु है, तो मैं कहूंगी मीथेन तो CH4 है। अब ये मीथेन जो है वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है, तो तुम कहोगे मीथेन है गैसीय अवस्था में, मतलब कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इसको बिल्कुल कणीय अवस्था में लिया हूँ, एटॉमिक फॉर्म में लिया हूँ, बिल्कुल स्प्लिट कर दो सारे बॉन्ड। तो बच्चे बंद वियोजन ऊर्जा, पहले एक बॉन्ड तोड़ोगी, ऑब्वियस पहले एक बॉन्ड तोड़ोगी, तो तुम कहोगे पहले तो मैंने बनाया CH3 और ये क्या हो गया H, फिर तो तुम कहोगे फिर एनर्जी दूंगा, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा। ठीक है, BDE लिख दूं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो तुम कहोगे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, फिर मैं फिर एनर्जी दूंगा, एक बॉन्ड और टूट जाएगा, CH2 बन जाएगा, H फ्री हो जाएगा, फिर एनर्जी खपेगी भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये CH बनेगा, H फ्री हो जाएगा और फिर एनर्जी लग जाएगी। ठीक है, तो C अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। मतलब 4 बंद तोड़ने के लिए एक एक बार तुम क्या करोगे, 4 एक एक करके 4 बार एनर्जी दोगे, तो हर बार की जो एनर्जी है वो बंद वियोजन ऊर्जा। अब हम कहेंगे ओवरऑल बता दो ना, तो ओवरऑल क्या डिवाइड बाय 4 कर दो, टोटल जितनी भी एनर्जी आ रही है ना वो तुम्हारे तो एग्जाम में क्या होगा, पूरी एक साथ आ जाएगी। CH4 को C और अलग करो, 4H में कणीय अवस्था में लाने के लिए एंथैल्पी, तो टोटल दे देगा। तो तुम कहोगे अच्छा कितने बॉन्ड तोड़े हैं, 4 टूटे, तो डिवाइड बाय 4 कर देना, औसत बंद ऊर्जा आ जाएगी। अब ऐसा होता है कि भाई पहला बॉन्ड टूटा तो एनर्जी अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, तो हम एवरेज लेके चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो एनर्जी यहाँ खर्च होगी वो यहीं छोड़ दोगी, है ना, और जो यहाँ दी वो यहीं खर्च होगी और वो यहाँ खर्च होगी, ऐसा थोड़ा है। तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम एवरेज एनर्जी लेके चलते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आपके पास टॉपिक है कि भाई आबंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे देखो द्विपरमाणु अणु, ऐसा अणु जिसमें 2 एटम हो। ठीक है, एक मोल ले लो, F2 ले लो, Cl2 ले लो, H2 ले लो, Br2 ले लो, चाहे मीथेन ले लो, CH4। ठीक है, तो 1 मोल द्विपरमाणु अणु जो 2 परमाणु से मिलके बना है ना, उसमें जितने भी बंद है सबको तोड़ दो, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो बंद एंथैल्पी कहलाएगा। जैसे F2 है तो F2 में तो F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड ही, तो हम कहेंगे हाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो आप सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड तोड़ने वाले हो क्या? तो हम कहेंगे हाँ, गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना, पहले गैसीय अवस्था लानी जरूरी है। अब नहीं तो एक खर्चा और है, मान लो ठोस है तो पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दो, सब्लिमेशन एनर्जी दो, ताकि वो गैसीय अवस्था में बदले। ठीक है, तो मैं कहूंगी ये द्विपरमाणु अणु है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इसको मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ बिल्कुल, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो हमारा आबंद एंथैल्पी है। तो एक ही बॉन्ड है तो टेंशन खत्म, 2 होते तो टोटल में मैं 2 से डिवाइड कर देती, 4 बंद होते तो कुल एंथैल्पी को मैं 4 से डिवाइड कर देती। ठीक है भाई, बात तो क्लियर है। अब देखो औसत बंद एंथैल्पी, तो हम कहेंगे भाई एवरेज यानी द्विपरमाणु नहीं है, 2 से ज्यादा परमाणु है। जैसे मीथेन ले लो तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ना, तो द्विपरमाणु मतलब टाइप ऑफ एटम 2 है, C और H, परमाणुओं के प्रकार 2 है, लेकिन
परमाणु एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो उसमें जितने भी बंध है ना, उनको समान ऊर्जा देनी नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। और ये बंधों की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लो PCl5 है, तो PCl5 में क्या होता है, 5 बंध होते हैं, तो तुम कहोगे 3 तो त्रिकोणीय होता है, 3 तो एक ही तल में होते हैं त्रिकोणीय, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, तो हम कहेंगे हाँ। तो बच्चे अगर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, एक तल के ऊपर है एक तल के नीचे है, तो ये बंध लंबाई ज्यादा है, और तल में है वहां बंध लंबाई कम है, तो लंबा बंध तो जल्दी टूटता है और छोटा बंध मुश्किल से टूटता है, तो अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कह रहा है जरूरी नहीं सेम एनर्जी देनी पड़े, स्थिति पर भी निर्भर करती है, अवक्षय स्थिति पे हो, विषुवतीय स्थिति पे हो, डिपेंड्स, है ना। अब जैसे वाटर है HOH, तो H2O में एक बंध मैंने स्प्लिट करा है H और O के बीच का, ठीक है, तो आपने एक बंध तोड़ा है, तो आपका एनर्जी खर्चा हुआ 497 प्लस, मतलब ऊष्मा शोषी, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये कह रहा है अच्छा ठीक है OH बन गया, तो ये भी तोड़ दो, तो ये भी तोड़ देते हैं, H अलग O अलग, तो आपका फिर से खर्चा है 428। पहली बार ज्यादा एनर्जी लगी थी, दूसरी बार कम, क्योंकि पहली बार तो स्टेबल कंपाउंड था, है ना, और दूसरी बार आपको कोई स्टेबल तो है नहीं, तो एनर्जी कम लगी। अब हम ऐसे अलग अलग नहीं याद करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे कि भाई 497 है, 428 है, औसत बंध एंथैल्पी पूछी है, तो आप 497 प्लस 428 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो किलो जूल प्रति, कि भाई पूरा जो वाटर है ना, ये जो आंसर है आपका, ये पूरे वाटर को गैसीय अवस्था में पूरे वाटर को 2 हाइड्रोजन परमाणुीय रूप और 1 ऑक्सीजन परमाणुीय रूप में स्प्लिट करने के लिए कुल खर्चा मेरा इतना है। आगे बात समझ में ना, 900 या 900 से ज्यादा है, तो ओवरऑल एवरेज जो 450 के आसपास बैठेगा। क्लियर? तो यहाँ जो डेल्टा H होगा ना बच्चा, वो तुम्हारा 497 प्लस 428 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़े तो हम कहेंगे चलो ठीक है, अब CH बंध एंथैल्पी की गणना करो, है ना, तुम्हें C और H बंध एंथैल्पी निकालनी है। पहले कह रहे देखो C2H2 CH4, मतलब अगर मुझे मीथेन बनाना है तब तो 94 किलो जूल पर मोल आपकी एनर्जी आपको मिल रही। मीथेन बनाओगे कैसे, कार्बन ठोस अवस्था में, है ना, नहीं यहाँ कार्बन ठोस नहीं होना चाहिए, कार्बन गैस होना चाहिए, ठीक है, कार्बन गैस 2H2 गैस, और आंसर है मीथेन गैस, तो 94 किलो जूल आपको एनर्जी मिल रही। अब तुम कहोगे अच्छा कार्बन गैस, तो पहले तो कार्बन ठोस होता है, कार्बन गैस में तो बदलना पड़ेगा, तो ये तो मेरा खर्चा हो गया। फिर H2 गैस है, इसको 2H में स्प्लिट करना पड़ेगा, ये मेरा खर्चा है, और ये जो बना है ये एनर्जी मुझे मिली है। अब मुझे क्या करनी है, मुझे तो CH बंध एंथैल्पी निकाल, तो मैंने आपको क्या बताया था, बंध एंथैल्पी क्या थी, तो मेरे पास 1 मोल आपका क्या होना चाहिए, बहुपरमाणु अणु या द्विपरमाणु अणु होना चाहिए गैसीय अवस्था में। इसको स्प्लिट करना है कणों में, तो भी मुझे एक तो कार्बन चाहिए और 4 क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। इसके लिए डेल्टा H जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है ना। पहले तो इक्वेशन बना दो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भाई मुझे तो ये चाहिए। अब देखो इक्वेशन 1 में उल्टा है, मुझे मीथेन को स्प्लिट करना है, तुम मीथेन बना रहे हो, तो मैं समीकरण 1 को पलट देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण 1 को पलट दूं, ठीक है, यानी मैं यही लिख दूं इक्वेशन 1, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब ये घूम जाएगी इक्वेशन। तो देखो मीथेन इधर आ गया, है ना, मीथेन गैस आ गया, और ये क्या हो गया, कार्बन गैस प्लस 2H2, ठीक है। और अगर इसका डेल्टा H की बात करूं, तो तुमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 94 पूरा लिख देना किलो जूल पर मोल। अब ये तो होना चाहिए थे मुझे, C तो नहीं चाहिए, अच्छा C तो चाहिए, लेकिन हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे C चाहिए और 4H चाहिए, तो मैं कहूँगी ठीक है, C तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन 4H चाहिए, तो 2H2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटेगा कैसे, तो देखो ये मुझे चाहिए यहाँ पे 4H, यहाँ कितना है 2H, तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया 2H2, ठीक है, 2H2 गिव्स, तो ये हो जाएगा 2H, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2H2 गिव्स क्या हो जाएगा 4H गैस में, ठीक है। अब ये मेरा हो गया डेल्टा H, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 433 किलो जूल पर मोल, ठीक है, वो भी किलो जूल पर मोल था, ये भी किलो जूल पर मोल है, तो छेड़ नहीं रहे इसको,
ठीक है, इक्वेशन 1 बैठ गया, 2 बैठ गया। इक्वेशन 3 में आओ तो मुझे चाहिए कार्बन गैस इधर, ठीक है, और कार्बन सॉलिड मेरे पास है, ठीक है। ये आपका सही दिया हुआ था शायद, इसने कार्बन सॉलिड से ही बनाया होगा, तभी इसने कार्बन सॉलिड दिया है, तो मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ, मैं इसको यूं का यूं लिख रही हूँ, कार्बन सॉलिड, ठीक है। इसको मैंने नहीं छेड़ा, मैंने इसको यूं का यूं लिख दिया। अब ये है तो देखो मुझे तो कार्बन गैस चाहिए और कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में मुझे काम करना पड़ेगा, तो ठीक है भाई, कार्बन सॉलिड गिव्स कार्बन गैस, ठीक है ना। यहाँ सॉलिड है इसलिए मैंने इसको वापस सॉलिड लिखा है, खाली पलटा है तो बस वो है, ठीक है। अब ये मैंने यूं का यूं लिया है तो यहाँ का डेल्टा एच जो है वो हो जाएगा 703 किलो जूल पर। इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन 1 चाहिए है ना, या आप इसको मान लो ये आपकी इक्वेशन 3 है, इसको तो मैंने यूं का यूं ही लिखा। ये मेरी इक्वेशन 4 है, मुझे ये चाहिए है ना। ये कैसे मिलेगी, तो मीथेन तो ये रहा, ठीक है। अब मुझे ये 2H2 नहीं चाहिए, ठीक है, काट देती हूँ। फाइनली मैं ऐड करने वाली हूँ इनको। कार्बन सॉलिड नहीं चाहिए, तो मीथेन गिव्स कार्बन गैस और 4H मिल गया। यानी मैं समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दूं, है ना, या तुमको 5, 6, 7 को जोड़ दो, बात तो इतनी सी, ठीक है। जो तुम्हें चाहिए वो इक्वेशन ले आओ, बनाओ पहले उसको, जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से मैनिपुलेट करो। मुझे समीकरण 4 चाहिए, 5, 6, 7 मैंने पहले ही आगे पीछे करके लिखी है, तो अब मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊं, तो मैं कहूंगी ठीक है, समीकरण 4 जो है वो आएगी समीकरण 5, 6 और 7 को जोड़ने से। तो ठीक है, जोड़ दो, क्यों ही टेंशन ले रहे हो, जोड़ो। तो समीकरण 5 में है 94, ठीक है, माइनस की जगह मैंने प्लस कर ही दिया है, और बाकी ये है ही सही, तो भाई ये है 433 प्लस ये है 703, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 433, 703 और क्या है, किसी को हमने डबल भी किया था ना, 703 इंटू 2, इसको हमने डबल भी किया है, इसको डबल करो भाई, सही है। तो भाई अब इन सबको आप ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से आपका आंसर 1663 किलो जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मैनिपुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 1663 किलो जूल प्रति मोल, सही है। लेकिन अभी रुको, तुमने मीथेन को कार्बन और 4 हाइड्रोजन में स्प्लिट किया है ना। तुम्हारे पास मीथेन क्या है, गैस, तुमने इसको कन्वर्ट किया है कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस, ये होती बंध एंथैल्पी है ना। और जो रिजल्ट है तुम्हारा वो है डेल्टा H इक्वल्स टू 1663 किलो जूल पर मोल। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है CH बंध ऊर्जा, मतलब मीथेन में तो 4 बंध है ना बच्चे, तो मुझसे तो उसने एक बॉन्ड की एनर्जी पूछी। अब मुझे पता है वैसे तो अलग अलग है, लेकिन मैं तो एवरेज से काम चलाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है औसत बंध ऊर्जा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, औसत बंध ऊर्जा, जो आपकी होगी 1663 डिवाइड बाय 4, ठीक है, कर लोगी है ना। कितना आएगा, ये आएगा 4, अगेन 1 और 2, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा किलो जूल पर, ठीक है। एक कार्बन हाइड्रोजन को स्प्लिट करने में मेरा खर्चा जो है वो खर्चा 415 किलो जूल प्रति मोल है। इतनी बात क्लियर है ना। तो जो चाहिए इक्वेशन वो बनानी पड़ेगी, फिर मैनिपुलेशन करना। दूसरा क्वेश्चन देखो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात करनी है, मतलब मुझे सीधा सीधा ये फाइंड करना है H2 प्लस Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये दोनों मिलके 2HCl बना रहे हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए मुझे डेल्टा H निकालना, ठीक है। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो हिसाब किताब, भाई H2 ये बंध तुम्हें तोड़ना है, तुम्हारी एनर्जी गई, ये भी तुम्हें तोड़ना है, तुम्हारी एनर्जी गई, वो तुम्हें मिलेगा 2 मोल मिलेगा, तो जो एनर्जी है उसको माइनस कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई H बंध तोड़ने की ऊर्जा कितनी, देखो तो ये कह रहा है H बॉन्ड एनर्जी 433 है, तो ये तो मेरा घर से गया ना, इस बंध को तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये टूटे, मैं क्या चाहती हूँ H और H का बंध टूटे, 433 दे दो,
टूट जाएगा। फिर Cl2, तो मैं चाहती हूँ ये भी टूटे, तो ये कह रहा है ठीक है, हमारी एनर्जी कितनी है 244 है, ये तुम दे दो, टूट जाएगा, ये भी प्लस का। और HCl, ये मैं नहीं चाहती टूटे, मैं चाहती हूँ बने। आपको तो बंद एनर्जी दी हुई है, इस बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा दी हुई है, तो मैं कहूँगी अच्छा ये बने, तो बने तो 431 माइनस का, क्योंकि जब बंद बनता है तो एनर्जी मिलती है, टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये 2 मोल बन रहा है ना, तो टोटल हिसाब किताब तुम ऐसे डायरेक्ट ही कर लो, है ना, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सीधा कर लो। तो डेल्टा H इक्वल्स टू 433 प्लस 244 माइनस 431 इंटू 2। ठीक है, यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना है 862 है, ये आपको माइनस करना है, और किस में से, तो 4 और 2 6 7 7। ठीक है, तो 677 माइनस जो है आपका हो गया 862, तो ये आ जाएगा माइनस का 185 किलो जूल पर मोल। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लगा के कर दो। सबकी बंद एंथैल्पी दी हुई है तो आप कर लो, क्रियाकारक की एंथैल्पी माइनस उत्पाद की एंथैल्पी। अब मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि सारे बंद ये तो है ना बनाने के हिसाब से ही चल रहा है, सॉरी तोड़ने के हिसाब से ही चल रहा है ना। ये कह रहा है HH बंद ऊर्जा 433 प्लस में, मतलब ये तोड़ना चाह रहा है, वो भी तोड़ना चाह रहा है, तो क्रियाकारक की एंथैल्पी वो तो मैं तोड़ना ही चाह रही हूँ, माइनस क्योंकि साइन चेंज करना है, उत्पाद की एंथैल्पी, है ना। अब उत्पाद की बंद एंथैल्पी, अब वो 2 मोल है तो तुम्हें सिखाया 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सीधे हिसाब किताब से काम करो। ये सबसे इजी पैटर्न है, इससे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल मांग रहा है उसको हम दे रहे हैं, और नहीं मांग रहा है तो ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो है स्पॉन्टेनिटी, स्वतः प्रवर्तिता, किसी प्रोसेस का, किसी प्रक्रम का, किसी प्रक्रम का स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः आगे बढ़ना। ठीक है, इसमें मुझे मदद नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए, अपने आप जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी। मतलब पानी ऊपर से नीचे तो तुम कहोगे अपने आप गिरेगा, और मैं कहूँ नीचे टैंकी से ऊपर छत पे पहुंचाना है तो तुम कहोगे मोटर लगा लो। क्यों, नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो तुम कह रहे हो मोटर लगाओ, और ऊपर से नीचे आ रहा है तुम कहो टेंशन फ्री रहो, अपने आप गिर जाएगा। तो पानी का उच्च तल से या किसी द्रव का उच्च तल से निम्न तल की ओर बहना स्वतः प्रक्रम है, सेल्फ है। हीट, तो हीट कहाँ से कहाँ चलेगी, तो भाई बाहर गर्मी ज्यादा है तो रूम आपका अपने आप गर्म हो जाएगा, और बाहर सर्दी ज्यादा है तो रूम आपका अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ की गर्मी बाहर चली जाएगी। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। ठीक है, और एक ही दिशा में, अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो हीट अंदर ही आएगी। मैं कहूँ नहीं बाहर की गर्मी बाहर ही रहनी चाहिए, मेरे तो रूम ठंडा रहना चाहिए, तो कूलर लगाओ, AC लगाओ, कुछ और जुगाड़ बिठाओ, है ना, अपने रूम को इंसुलेटेड बनाओ, पढ़ा था ना विलगित बनाओ, बाहर की हीट अंदर नहीं आए तो तुम्हारा हीट रूम ठंडा रहेगा। तो हम कहेंगे भाई अगर स्वतः प्रक्रम मतलब वो एक दिशा में चलेगा, उच्च ताप से ऊष्मा निम्न ताप की ओर बहती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो बस भाई उल्टा चाहते हो तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, यांत्रिक हो या कोई और हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो स्वतः प्रक्रम मतलब मैं मान लूं कि भाई ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, ये एक ही दिशा में क्या होंगे, तो हम कहेंगे एक दिशा में चलते हैं, दे आर इरिवर्सिबल, है ना। स्वतः प्रक्रम क्या होंगे, तो हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल है, एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे दो, तो हम कहेंगे जल का हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो करना, है ना, उच्च तल से निम्न तल पे गिरना। पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे क्या करता है, गिरता ही। हीट के बारे में बताओ, तो ऊष्मा, तो हम कहेंगे हीट, ऊष्मा का प्रवाह, हीट फ्लो। तो बच्चे हीट फ्लो जो है वो हाई टेम्परेचर से, ऊष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर से कहाँ होगा, तो मैं कहूंगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। गैस फ्लो, गैस कैसे फ्लो करेगी, तो तुम बताओ बलून जो है, गुब्बारा जो है वो अपने आप पिचक जाएगा, हवा तो अपने आप नहीं भरेगी, अपने आप पिचकेगा क्योंकि कम जगह में ज्यादा हवा भर रखी है, प्रेशर ज्यादा है,
सिलेंडर जो है कम जगह में बहुत सारी गैस भरी हुई है ना, खुले वातावरण में आ जाएगी तो अपने आप जाएगी नहीं। तो गैस फ्लो हमेशा उच्च दाब से, जहां प्रेशर ज्यादा है मतलब कम जगह में गैस भरी हुई है ना, वहां से जाएगी वो लो प्रेशर की तरफ। तो गैस का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। क्लियर है इतनी बातें, है ना। तो स्वतः प्रक्रम ऐसा प्रोसेस जो बिना किसी बाहरी सहायता के होता है। क्लियर है, अनुक्रमणीय होगा, आप इसको विपरीत दिशा में नहीं ला सकते, और लाना चाहोगे तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें विपरीत दिशा में लाने के लिए अगर आप चाहते हो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो विपरीत दिशा में लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। वर्क शुड बी डन। ठीक है, तो हम इन्हें स्वतः प्रक्रम बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। अब बच्चे जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रम है, वो सब स्वतः है। प्रकृति में पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप ही गिरता है, हीट उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप चल रही है, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही थी। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस जो है, थियरी क्वेश्चन ज्यादा है, तो सभी प्राकृतिक प्रक्रम जो है वो स्वतः होते हैं। क्लियर है, तो देखो स्वतः प्रवर्तिता यानी स्वतः प्रक्रम एक दिशा में होते, इरिवर्सिबल होते, धीमी गति से होते, ऑब्वियस टाइम पे डिपेंड नहीं करते, ध्यान रखना है। साम्य अवस्था प्राप्त होने तक अग्र दिशा में चलते, तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आए। हीट जो है वो हाई से लो है, तो आपका रूम अगर बाहर के रूम जितना गर्म हो गया तो बस बात खत्म, अब और गर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाहर ठंडा हो जाए अंदर गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने तक ही होते हैं। फिर स्वतः प्रक्रम से कार्य प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल हीट फ्लो हो रहा है तो चलना, हीट को चलाने में क्या होता है, काम नहीं होता है, क्या वर्क डन तो होता ही है ना, लेकिन मैक्सिमम वर्क डन आपको पता ही है, इरिवर्सिबल की जगह रिवर्सिबल, अधिकतम कार्य आपको मिलेगा उत्क्रमणीय प्रक्रम से। सारी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो बच्चे एंट्रोपी शब्द जो है, एंट्रोपी शब्द का मतलब है किसी तंत्र की अस्त व्यस्तता, रैंडमनेस, किसी तंत्र की अस्त व्यस्तता, रैंडमनेस मतलब कितना बिखरा हुआ है, ठीक है। यादृच्छिकता, किसी तंत्र की अस्त व्यस्तता या फिर यादृच्छिकता, रैंडमनेस, या फिर अव्यवस्था, कितना वो बिखरा हुआ है मतलब व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था के माप को, है ना, अस्त व्यस्तता, यादृच्छिकता या अव्यवस्था के माप को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस, इरेग्युलरनेस या डिसऑर्डरनेस, कितना बिखरा हुआ है सिस्टम, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अब पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी, ऐसे हम एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, तो सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी के बराबर होती है। मतलब आप अंतर निकाल पा रहे हो, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस निकाल पा रहे हो, मतलब सिर्फ इतना सा है कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी जो है वो अवस्था फलन है। आगे बात समझ में, ये सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर, है ना, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। वही पहले सिस्टम में अव्यवस्था कितनी थी और बाद में अव्यवस्था कितनी थी, मतलब जैसे मान लो मैं अपना घर छोड़ के निकली तो मेरा घर पूरा सेट होता है, अरेंज होता है, कोई टेंशन नहीं, हर चीज जो अपनी जगह पे पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने काम से लौटती हूँ कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं होती है ना, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, वो एक अलग चीज है ना, क्यों, अगर हम बच्चे हैं तो तुम्हें पता ही है, बच्चे हैं और उनको कंट्रोल करने वाली कोई यूनिट नहीं है, कोई कहने वाला है ही नहीं, है ना, मम्मी तो घर से बाहर है, तो फिर जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ नहीं रहेगी। इसने तकिया मारा, उसने ये मारा, उसने उठा के ये रखा, उसने कुछ कुकिंग की कोशिश की, सब मैस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मैस होते हुए नहीं देख पाते, हमारे सामने होगा तो कंट्रोल में आ जाएगा,
है ना, कंट्रोल नहीं है। तो इनिशियल मैंने कैसा छोड़ा था, फाइनल मुझे कैसा मिला, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो जब आपकी मम्मी घर छोड़ के जाती है, आप और आपके पिताजी घर में हैं, अगर आप गर्ल चाइल्ड नहीं है ना, आप मेल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है और आपके पापा घर में, तब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी है, फिर कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ स्वतः प्रक्रम जो अपने आप होता है, तो स्वतः प्रक्रम कंट्रोल तो होता नहीं, अपने आप होने वाला प्रोसेस है, मतलब आपने उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग यूनिट नहीं लगाई, उसको नियंत्रित तो कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो स्वतः प्रक्रम में एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, तो तुम कहोगे बढ़ेगी, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर चीजें जो है वो अव्यवस्थित होंगी। क्लियर। तो आपको बताना है एंट्रोपी अवस्था फलन है, क्योंकि बिखरते हुए सिस्टम नहीं दिखता है। आप फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस बताइए, पहले ऐसा था अब ऐसा, आई बात समझ में। तो ये अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। क्लियर। जितने भी स्वतः प्रक्रम हैं उनमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, यानी ये निकाय यानी कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। फिर निश्चितता पर निकाय द्वारा, अब इसका फॉर्मूला देखो, अगर मैं कहूं एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर, तो ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। सिस्टम द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से अवशोषित की गई ऊष्मा को डिवाइड कर दो परम ताप से, तो आपको मिलेगा चेंज इन एंट्रोपी। नाउ यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो भाई डी क्यू क्या, ऊष्मा, जूल अपॉन ताप, तो जूल केल्विन इनवर्स। अब मैं कहूंगी मोलर एंट्रोपी, मतलब मैं गैस जो कि 1 मोल है उसकी बात कर रही हूं, तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब बच्चे एंट्रोपी जो है वो मात्रा आश्रित गुण है, आई बात समझ में। एंट्रोपी जो है वो मात्रा आश्रित गुण है। मात्रा आश्रित को क्या लिखते थे, विस्तीर्ण, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव लिखो, विस्तीर्ण लिखो, एक भी हिंदी इसका थोड़ा चेक कर लेना, मतलब मैं कह रही हूं मात्रा आश्रित, ठीक है, अमाउंट डिपेंडेंट। क्लियर। अब मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, क्योंकि देखो अब मान लो घर में सामान ही कम है तो तुम कचरा कम ही करोगे, और बहुत सामान है तो बहुत ही मजे सब फैला दोगे तो कचरा ज्यादा होगा। तो गैस जितनी ज्यादा होगी व्यवस्था जो है उतनी ज्यादा बिगड़ेगी, अव्यवस्था उतनी बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोग होंगे ना अव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसे। तो सिस्टम की एंट्रोपी अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो मुझे एक चीज बताओ, एंट्रोपी का क्रम अगर तुमसे कोई पूछे, एंट्रोपी ऑर्डर, कि भाई ठोस है, द्रव है, गैस है, तो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ सिस्टम तो गैस है, जो शांत ही नहीं बैठ रहा तो ऑब्वियस है ना, अव्यवस्था ज्यादा है। फिर द्रव में थोड़ी बहुत गति, ठोस में तो बिल्कुल भी गति नहीं होती अपनी जगह पे, वाइब्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन हर पार्टिकल अपनी जगह पे। तो हम कहेंगे कि भाई एंट्रोपी जो है बच्चे वो गैस की सर्वाधिक, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड, ऐसे। क्लियर। अब अगर मैं कहूं कि मान लो ए सॉलिड था और गर्म किया, ए गैस में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चे पहले ठोस था अब गैस में कन्वर्ट हुआ, तो एंट्रोपी, तो तुम कहोगे ठोस से गैस में बदला तो एंट्रोपी बढ़ेगी, इसमें क्या बताएं, बढ़ेगी भाई, सही कह रहे हो आप, ठोस से गैस में बदला एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। दो द्रवों को मिलाने पर, अगर मैं दो लिक्विड को मिला रही हूं, दो द्रवों को मिलाने पर क्या होगा, मान लो दो फैमिलीज को मिला दिया, तो पहले एक फैमिली के लोग आपस में बातें करते थे, दूसरी फैमिली वाले आपस में बातें करते थे, अब इनको मिला लिया तो ये लोग इनसे बातें कर रहे हैं और ये लोग इनसे बातें कर रहे हैं, है ना, तो ये आपस में ये बातें कर रहे हैं, आपस में ये बातें कर रहे हैं, ये वाले इनसे बातें कर रहे हैं, ये वाले इनसे बातें कर रहे हैं, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो स्कूल में भी अगर दो क्लासेस मिला दी, छठी सातवीं को मिला लेते हैं या 11 12 को मिला लेते हैं, तो पंगे ही होंगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मैस होगा, अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था के माप को ही तो एंट्रोपी कह रहे हैं। तो अगर तुम्हें कहते नहीं मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, किसी को ही मिला लो, मिलाओ मतलब अवस्था बढ़ाओ, तो दो द्रवों को मिलाने पर तो सीधा याद रखो एंट्रोपी बढ़ती है ना, फिर कोई इलाज नहीं है,
अगर मैंने कुछ मिक्स किया है तो बच्चे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक सिस्टम, यदि कोई तंत्र ऊष्मा को अवशोषित करता है, मान लो कोई प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। यदि कोई तंत्र ऊष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो तुम सोचो सिस्टम के अंदर हीट जारी है, एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलेगी तो अवस्था बढ़ेगी। आई बात समझ, अगर तुम्हें मैं एक गिलास में 2 चम्मच ग्लूकोन डी डाल के पिला दो, ये लो पियो, तो फिर तुम बैठने वाली पार्टी नहीं हो, फिर तुम्हारे अंदर आएगी एनर्जी और फिर तुम उठा पटक शुरू कर दोगे। आई बात समझ में? तो आप सीधी सीधी सिस्टम को हीट दे रहे हो और फिर आपका सिस्टम शांति से बैठ जाए, मजाक थोड़ा चल रहा है। तो हम कहेंगे नहीं, है ना, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो मैं लिख दूं डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। एंट्रोपी में परिवर्तन ही तो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट एंट्रोपी तो निकलनी नहीं है, तो हम कहेंगे भाई एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, अब किसकी बढ़ेगी, तो सिस्टम की बढ़ेगी, हीट तो सिस्टम को दी, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और सराउंडिंग की घटेगी, ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर उल्टा, यदि कोई तंत्र, है ना, अगर कोई सिस्टम क्या करता है, हीट रिलीज करता है, यदि कोई तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो डेल्टा एस, तो बच्चे एंट्रोपी घटनी है। फिर क्या इलाज है, सिस्टम से हीट चली गई ना, तो सिस्टम से हीट जाएगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो अब अगर मैं आपको कहूंगी, मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है बच्चे, रुद्रोष्म प्रक्रम। तो रुद्रोष्म प्रक्रम मतलब विलगित सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ना तो बाहर से मुझे ऊष्मा मिली ना अंदर से ऊष्मा बाहर गई। तो तुम कहोगे रुद्रोष्म प्रक्रम में तो Q 0 होता है, और अभी तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, ds इक्वल्स टू dq, है ना, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो तुम कहोगे हीट तो एब्जॉर्ब हुई नहीं, तो नहीं हुई तो फिर जान दो, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस कितना होगा, 0। क्यों 0, क्योंकि Q तो 0 है, तो हम कहेंगे अच्छा Q 0 है तो डेल्टा एस भी क्या होगा, 0। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, वह प्रक्रम जिसमें चेंज इन एंट्रोपी कितना है, 0 है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो डेल्टा एस 0 है ना, तो ये आपका हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आपसे कहेगी नहीं आप एंट्रोपी निकाल दो, तो किसी रिएक्शन के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज लिख दो, एंट्रोपी चेंज, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी चेंज। तो तुम्हें बताना है डेल्टा एस इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की एंट्रोपी, समेशन, समेशन मतलब कुल, है ना, और समेशन ऑफ एस रिएक्टेंट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन बताइए, तो आप कहेंगे भाई ऐसा है कि उत्पाद की कुल एंट्रोपी में से, उत्पाद की कुल एंट्रोपी में से क्रियाकारक की कुल एंट्रोपी को माइनस कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी आपका हो जाएगा रिएक्शन की एंट्रोपी। ठीक है, अब आपसे कहा जाए उत्क्रमणीय प्रक्रम ही है, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो बच्चे उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ी है तो बैकवर्ड में तो कम होनी चाहिए ना, आप तो दोनों दिशाओं में चल रहे हो, तो हम कहेंगे फिर तो क्या ही मतलब हो।
उत्क्रमणीय प्रक्रम में आप बताएंगे डेल्टा एस कितना, तो भाई डेल्टा एस हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आता है मानक एंट्रोपी परिवर्तन या मानक एंट्रोपी, है ना, स्टैंडर्ड एंट्रोपी बताओ। तो मानक एंट्रोपी परिवर्तन होगा तो डेल्टा एस नॉट चेंज, क्योंकि एंट्रोपी तो निकालने से रहे, है ना, हम तो एंट्रोपी क्या अवस्था फलन है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती कितनी है, मैं चेंज बता सकती हूँ घटी है या बड़ी है। ठीक, बताओ भाई चेंज ही बताओ। तो हम कहेंगे देखो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। अब आपके पास कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे देखो एक तो टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर आपका फिक्स कर दो 298 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर आप कर दो 1 बार, वैसे 1.013 होता है, 1 बार दाब। ठीक है, पर 1 मोल गैस के लिए आपके पास गैस भी कितनी होनी चाहिए 1 मोल, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन। ठीक है, तो 1 मोल गैस के लिए होने वाला, अब आपका जो बच्चे एंट्रोपी चेंज हो रहा है, होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन, होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, है ना, या हमने फिक्स कर लिया भाई इतना इतना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपसे कहा जाए, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन रिएक्शंस में एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ाइए, बताइए, सॉरी, देखो पहले मरकरी है, बाद में भी मरकरी है, लेकिन पहले तो मरकरी लिक्विड स्टेट में, एल मतलब द्रव है ना, और बाद में मरकरी क्या है, तो हम क्या है, तो गैस है। तो मैंने आपको बताई थी गैस की एंट्रोपी लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा, तो मैं कहूंगी यहां तो एंट्रोपी बढ़नी है, मतलब यहां डेल्टा एस का मान क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड ठोस अवस्था में, और बाद में सिल्वर नाइट्रेट एक्वस मतलब घुल गया है, सिल्वर अलग है नाइट्रेट अलग है, एक तो टुकड़े भी ज्यादा हो गए, लोग भी हो गए, और ठोस से द्रव अवस्था में तो रेंडमनेस बढ़ेगी, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे भी एंट्रोपी जो है वो बड़ी है, डेल्टा एस पॉजिटिव। यहाँ आ जाओ, I2 गैस से I2 सॉलिड, गैस की अवस्था में I2 था, हमने इकट्ठा कर लिया उसको ठंडा करके और कुछ भी जुगाड़ लगा के हमने उसको ठोस में बदल दिया। तो अगर तुम गैस से ठोस में चले गए तो तुमने तो व्यवस्थित कर दिया, है ना, हर बार अवस्था बढ़े इसकी क्या जगह गारंटी है ना, मान लो तो मम्मी आने वाली, तुमने पूरा घर व्यवस्थित कर दिया, है ना, पॉसिबल है, लड़कियां तो ऐसा ही होता है स्पेशली, तो एंट्रोपी घट जाएगी, इसमें क्या है। ठीक है, देन कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, अब देखो यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं चल रही है, व्यवस्था की बात चल रही है, तो ये ज्यादा व्यवस्थित है ना, ग्रेफाइट में कार्बन की संकरण अवस्था, ग्रेफाइट में sp2 होती है, डायमंड में कार्बन की संकरण अवस्था sp3 होती है, डायमंड में कार्बन चतुष्फलकीय होता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्गली पैक्ड होता है, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में sp2 संकरण है और जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेक्सागोनल लेयर्ड, षटकोणीय परतें एक दूसरे में फिसल जाती है ना, तो अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डरनेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, और सॉरी डिसऑर्डरनेस अव्यवस्था यहाँ ज्यादा है, अरेंजमेंट परफेक्ट यहाँ है, तो तुम कहोगे हम तो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे भी सिस्टम की एंट्रोपी, तो हम कहेंगे यहाँ तंत्र की एंट्रोपी घटती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो ये हो गया हमारा एंट्रोपी वाला टॉपिक। ठीक है, अब हमारे पास एक और टॉपिक है एंट्रोपी के साथ साथ स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित। अब हमने 2 टॉपिक पढ़े, एंथैल्पी मतलब अभिक्रिया के दौरान होने वाला ऊष्मा में परिवर्तन, यहाँ तो मिलेगी या देनी पड़ेगी, है ना, बंद टूट रहा है, बंद बन रहा है, टोटल खर्चे का हिसाब किताब हमने लगा दिया। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ लिया एंट्रोपी, क्या आप रिएक्शन वगैरह तो करा रहे हो, तो क्या पता अव्यवस्था बढ़ रही है कि व्यवस्था हो रही है, तो हम कहेंगे ठीक है, लेकिन एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों से ही, मेरे पास अगर एंथैल्पी है और मेरे पास एंट्रोपी है, तो मैं दोनों से ही स्पॉन्टेनिटी, स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं। मैं कह रही हूँ रिएक्शन के दौरान इतनी हीट जो है वो निकल रही
है ना, और रिएक्शन में इतना टेम्परेचर मेरा खप रहा है, एंट्रोपी इतनी है। तो जब तक मुझे रिलेशन नहीं पता होगा, है ना, मैं नहीं बता सकती प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा। तुम सारा डेटा लिया, तो हम कहेंगे इन तीनों से स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी का निर्धारण संभव नहीं है। अब ये क्या मुसीबत है, आपने इतने सारे फैक्टर काम में ले लिए, आपने एंथैल्पी पढ़ लिया, स्पॉट, आपने क्या पढ़ लिया, एंट्रोपी पढ़ लिया, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं ये तो नहीं बता सकता कि प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं। अब तो भाई अगर तुम चाहते हो बच्चे कि मैं स्वतः प्रवर्तिता के बारे में, है ना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्वतः प्रवर्तिता मतलब स्पॉन्टेनिटी, बस मुझे तो ये बता दो ये प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ये बता दो मेरा मेडिकल में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा IIT निकलेगा कि नहीं होगा, तो हम आपका क्या बोलते हैं रेगुलर एग्जाम का रिपोर्ट देख के, आपकी रेगुलर स्टडी देख के, है ना, आपका कॉन्फिडेंस देख के हिसाब किताब लगा सकते हैं। जब तक रिलेशन पता नहीं होगा कि मान लो कॉन्फिडेंस तो बहुत है, नंबर आते ही नहीं टेस्ट में, नंबर भी बहुत आते हैं और कॉन्फिडेंस भी बहुत है, पर एग्जाम में जाते ही डिप्रेस हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक मतलब प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेम रिएक्शंस के लिए भी आपको एंट्रोपी पता है, एंथैल्पी पता है, बताओ प्रोसेस होगा कि नहीं, तो हम कहेंगे इन दो से तो नहीं बता सकते। तो भाई हमें तो रिएक्शन है, भाग्य तो है नहीं जो पंडित जी बताएंगे। तो हम स्पॉन्टेनिटी, स्वतः प्रवर्तिता, इसके लिए हमारे पास एक नया फंक्शन दिया है ना, गिब्स ने, नाम तो सुना ना, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स ने एक नया फंक्शन दिया है, ठीक है। वैसे तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज से मिला के इक्वेशन दी है, इसे हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है जी। और ऑब्वियसली ये भी अवस्था फलन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, तो मैं एग्जैक्टली जी नहीं बता सकती, मैं डेल्टा जी बता सकती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है, इन्होंने जो रिलेशन दिया है वो ये है, G इक्वल्स टू H माइनस TS, ठीक है। अब G जो है ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब समझते हो ना, जो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो मैं G एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, मैं आपको इनिशियल फाइनल स्टेज का डिफरेंस बता पाऊंगी। एंथैल्पी भी यही है, हिसाब किताब है ना। टेम्परेचर चलो आप एक निश्चित ताप पे अभिक्रिया कराते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक नया फंक्शन है, एक नया इक्वेशन है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये याद कर लो, फिक्स है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन है। अब ये क्या है, तो बच्चे डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पे आपसे पूछा जाएगा भाई डेल्टा G क्या है, तो डेल्टा G है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा H अभिक्रिया के दौरान होने वाला ऊष्मा परिवर्तन मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक। T क्या है, तो भाई T तो टेम्परेचर है। डेल्टा S क्या है, तो डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है। अब सीधी सीधी अगर मैं बात बताऊं आपको, फाइनल आंसर, अगर कोई सिस्टम काम करता है स्वतः प्रक्रिया में, तुम कंटिन्यूअसली काम करोगे तो तुम थकान फील करोगे कि एनर्जेटिक फील करोगे, और काम करा लो। 2 घंटे पढ़ लिए तो एक बार तो बॉडी एक होने लग जाता है, यार 2 घंटे पढ़ लिए आंखें दुखने लग जाती हैं, है ना, तो हम कहेंगे थोड़ा तो टायर्डनेस होगा। ऐसा नहीं 2 घंटे पढ़ लिए, ओ मजा आया 4 घंटे और पढ़ लेता हूँ, नहीं, बीच में ब्रेक की जरूरत होती है ना। ऐसा कोई नहीं है जो 6 घंटे लगातार पढ़ ले, नहीं ना, माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता 45 मिनट में, तो उसके बाद थोड़ा सा फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट होता है ना। तो हम कहेंगे भाई सीधी और साफ बात है, बिना कुछ भी हम परपंच के बात करें तो इतनी सी बात है कि अगर कोई अभिक्रिया अपने आप होती है, कोई प्रोसेस अपने आप होता है, तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, सीधी बात है। तो अगर तुम्हें डेल्टा G दिया है तो तुम सब कुछ बता सकते हो, है ना।
अगर मैं तुम्हें कहूं स्वतः प्रक्रम, तो बच्चे स्वतः प्रक्रम में डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, सिस्टम काम करेगा तो एनर्जी कम ही होगी, ज्यादा तो होगी नहीं। तो स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव, और अस्वतः प्रक्रम सिस्टम अपने आप काम नहीं कर रहा है, तुम सिस्टम से काम करवा रहे हो। तो पहले तुम गाड़ी अपने आप तो गाड़ी चलेगी नहीं, तुम चलवा रहे हो गाड़ी, पेट्रोल तुम डालोगे तब जाके वो चलेगा। तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका लॉस नहीं होता है, उसको तो एनर्जी मिलती है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का ह्रास होता तो टेंशन नहीं लेना, लॉस होता है तब भी कोई टेंशन नहीं, प्रोसेस अपने आप हो रहा है, और ऊष्मा ह्रास नहीं हो रहा है, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब ये आपको दे दिया है ना डेल्टा जी और इनमें रिलेशन। अब देखो, मान लो मेरे पास इक्वेशन तो आ गई, अब मान लो मेरे पास डेल्टा एच है और डेल्टा एस है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगी लो अभिक्रिया की जानकारी दो। मान लो कोई अभिक्रिया में डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है ना, और मैं कह रही हूं डेल्टा एच का मान डेल्टा एस से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करें? तो हम कहेंगे ठीक है ना, सीधी सीधी इक्वेशन पकड़ो। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच तो वैसे ही क्या है, माइनस है, ठीक है ना, और माइनस और टी डेल्टा एस में भी एक डेटा और क्या है, माइनस। तो बेटा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, ठीक है। तो मेरे पास नेगेटिव माइनस पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब बड़ी कौन सी वैल्यू है, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस या डेल्टा एस? तो भाई डेल्टा एच का मान क्या है? अगर डेल्टा एच का मान ज्यादा है ना, तो फिर अभिक्रिया क्या होगी? तो मैं कहूँगी डेल्टा एच ज्यादा है तो हो जाएगी अपने आप, टेम्परेचर यहाँ कम होना चाहिए, इतना हाई टेम्परेचर मत कर देना कि फिर ये वैल्यू बड़ी हो जाए, तो लो टेम्परेचर रखना, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें साइन दिए हुए होंगे, तो आप लिखेंगे क्या, निम्न ताप पर अभिक्रिया, निम्न ताप पर अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्वतः? तो मैं कहूंगी लो टेम्परेचर पे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, कम है, तो डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अभी तो पढ़ाया था, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या, तो भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। आगे बात समझो, और एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास डेल्टा एच तो पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है, और इस बार डेल्टा एच का मान डेल्टा एस से ज्यादा है, ठीक है, या उल्टा कर देती हूँ, चलो, डेल्टा एच का मान कम है और डेल्टा एस का मान ज्यादा है, और मान लो अगर मुझे नहीं भी पता होता तब भी आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच मतलब पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई है ना, और ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो बच्चे अगर ये वैल्यू ज्यादा है ना, वैसे भी आप कह रहे हो डेल्टा एस ज्यादा है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा इसी, और ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, तो मैं कहूंगी उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर अभिक्रिया, भाई तुम कहोगे टी ज्यादा रखो तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो अगर टी ज्यादा रखोगे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। तो उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः होगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जो है रिएक्शन अपने आप जो है वो प्रोसीड कर जाएगी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो डेल्टा जी जो है, आगे तुम एक रिलेशन भी पढ़ोगे, डेल्टा जी जो है हम उसको कंसीडर करते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू यूजफुल, और मतलब तो तंत्र द्वारा उपयोगी कार्य करने में जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो डेल्टा जी है। तो तंत्र उपयोगी काम करेगा तो एनर्जी लॉस ही तो होगा,
और लॉस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव ही तो आएगा, तभी तो हम कह रहे हैं स्वतः प्रक्रम, क्योंकि तंत्र काम कर रहा है, उपयोगी काम कर रहा है, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आप तो साम्य अवस्था पे बताओ, ये भी सवाल है सारे, ध्यान रखना। तो बच्चे एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान सदैव कितना रखोगे, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे तो हम एक इक्वेशन भी बना लेते हैं जो आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी, है ना। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब ये अलग अलग चीजें क्या है, तो देखो डेल्टा जी तो है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन कर दो, आप 1 मोल गैस ले लो, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दो, प्रेशर 1 बार कर दो, तो डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आर, तो आर तो आपको पता ही है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो ठीक है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, और बच्चे एल एन मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस, और आपकी जो कैलकुलेशन होती है लॉग बेस 10 पे होती है, मतलब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, QC अभिक्रिया गुणांक, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो QC है अभिक्रिया गुणांक। क्लियर, तो ये मेरा इक्वेशन है ना, ये आपको ऊष्मा गति के अनुसार इक्वेशन याद रखने में, इनमें ये रिलेशन होता है। अब सवाल कैसे बनेगा, तो देखो भाई हम इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। आप साम्य अवस्था की बात करो, एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर, तो भाई साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 और QC जो है वो KC के बराबर होता है ना। QC KC क्या है, तो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था आ गई तो रिएक्शन कोशेंट भी वही है, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता, तो हम कहेंगे ठीक है साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो, तो साम्य अवस्था नहीं होती तो हम QC लिख रहे थे, लेकिन साम्य अवस्था है तो हम इसको भी 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम कहोगे डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, साइन चेंज हो जाए, माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, बात तो सही। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, एल एन को नेचुरल लॉग में बदलो, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन और बनेंगे एंट्रोपी पे, आपको पूछेगा कि भाई अंडे को उबाल लेते हैं तो आपको लगेगा अंडे को, अंडा तो पहले द्रव होता है, उबाल दिया तो ठोस हो गया, तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर उल्टा है ना। अंडे को बॉईल कर दिया, एंट्रोपी कम होने की बजाय क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका प्रोटीन जो है वो बिगड़ जाएगा, प्रोटीन के जो बंधों की व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, तो उसका ओवरऑल बॉडी डिस्टर्ब हो गया, तो अवस्था बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। क्लियर, जो आप सोचोगे उसका उल्टा। सिमिलरली रबर को खींचने पे आपको लगेगा रबर तो बेचारा शांत बैठा था, स्थायी था, अब रबर को खींच दिया तो एंट्रोपी बढ़ा दी, नहीं, रबर को खींचने पे वो अपनी एग्जैक्ट स्टेट में आता है। आई बात समझ, उसकी जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है वो खुलती है ना, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, खींचने से उसकी एंट्रोपी बढ़ी नहीं है, उल्टा एंट्रोपी क्या हुई है, कम हुई है। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, एग बॉयल वाला क्वेश्चन है, रबर वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं जो सोचूंगा ना उसका उल्टा है, तो बात खत्म, क्योंकि बार बार इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, तो जो आपको लग रहा है ना उसका आंसर उल्टा है, तो टेंशन फ्री हो जाओ ऐसे। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसको देख लेते। देखो 298 केल्विन पर ऑक्सीजन O2 दिया, 3/2 O2 ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तुम क्या करो,
डेल्टा जी ज्ञात करो, केपी तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला तो बताया ही था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग साम्य अवस्था स्थिरांक, केसी हो तो केसी, नहीं तो केपी चला लो, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303, ठीक है। अब आर जो है वो जूल में रखो, आंसर जूल में आ जाएगा। तो आर आपका 8.314, टेम्परेचर केल्विन में आपको दे ही रखा है 298, लॉग केपी जो है, केपी की जगह आपको रखना है 2.47 इंटू 10 की पावर -29। अब इसको सॉल्व करना सिखा देती हूँ, बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। ये 2.303, 8.314, ये 298, उसका सॉल्यूशन अपन ले आते हैं, है ना, तो आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लॉग ये वाला ले रखना है ना, यहां लिख रही हूं मैं, देखो लॉग 2.47 इंटू 10 की पावर -29, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी लॉग ए, लॉग 2.47 प्लस लॉग बी लॉग 10 की पावर -29, ठीक है। लॉग में पावर आगे ले लो, तो log 2.47 लॉग में पावर आगे ले लो तो -29 log 10, लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाती है। log 10 आपका 1 होता है, log 2.47 अभी आपको दिया हुआ होगा, log 2 होता है 0.3010 और log 2 होता है 0.3010 और log 3 होता है 0.477, तो मुझे 0.30 से थोड़ा ज़्यादा आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हें दिया हुआ होगा, आपको टेंशन नहीं करना है, इसकी वैल्यू 0.39 है, माइनस तो भाई 29, ठीक है। तो 0.3 माइनस 29 मतलब 28.7 जो है उसको इन सबसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं आपका आंसर लिख रही हूँ 163,229 माइनस में 163,229 जूल, ठीक है। एक मोल के लिए निकाला है ना, तो जूल पर मोल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं एक, और तो कहाँ गया भाई, था तो सही, ठीक है। यही है सवाल हमारे पास लॉग वाले, ठीक है। तो चलो क्लियर बना लो है ना। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, कौन सा, थर्मोडायनामिक्स। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्या बोलते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक, है ना, सिर से लेके पांव तक हर चीज़ जो है वो मैंने इसमें करवा दी। एंट्रोपी छूटा हुआ था वो भी कंप्लीट है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा, वाष्पन की ऊष्मा, हर तरह की एंथैल्पी जो है वो मैंने आपको करा दी है, ठीक है। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बात हमेशा याद रखो, अब आखिरी लेक्चर है, मतलब पहले से लेके आखिरी लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11th वाले छोटे बच्चे आ रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करो, है ना। 12th में हो तो अदर स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करो, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमें एक लगता है कि हाँ चलो हमारी मेहनत सफल हुई, ठीक है। तो व्यूज़ आएंगे तो हम और अच्छा पढ़ाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आगे के लेक्चर जो है आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।